दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ कमेंट्स उसमें से ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आप एक लाइन या 1.5 लाइन में दे सकते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो यस और नो में बोले जा सकते हैं, हाँ या ना में। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें आप लिख के समझा नहीं सकते, जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया, अपना व्यू रखा, उस पे लोगों ने अपना जो रिएक्शन दिया या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयां हैं, वो लोग पूछते हैं। तो इन कठिनाइयों का जवाब देना भी, इस क्वेश्चन का आंसर देना भी मेरा फर्ज है। ये मैं सोचा और आज से मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ कि जो भी आपके सवाल होंगे जिसको मैं एस और नो में आंसर नहीं दे सकता या जिसको एक सेंटेंस में आंसर नहीं दे सकता, उस सवालों का जवाब मैं वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा पहुंचाने का। सो वन बाय वन आई विल लेट यू नो। दिस इज़ ये महद अली लिखते हैं कोमा केस में। सर, इफ सेम सिचुएशन हैपन इन एनी ओल्डर पर्सन, then we have also to take decision on his parents constitutional remedy। कोमा केस में मैंने बताया था कि अगर पेशेंट जवाब नहीं दे पाता, एक छोटे से बच्चे का कोमा केस था, तो उसके पेरेंट्स का मैंने केस हिस्ट्री लिया और उस पर मैंने ट्रीटमेंट किया था। उसी पे इनका सवाल है कि अगर यही सिचुएशन हुआ और कोई बुजुर्ग आदमी है, ओल्डर पर्सन है या अधेड़ अवस्था का आदमी है, तो वहाँ भी ये टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है। महद अली, माय डियर फ्रेंड, ये इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो डायरेक्ट वूम से बाहर आता है, उस पर माँ और बाप का पूरा छवि होता है। और एक आदमी जो अपनी 30 या 40 या 45 बरस की ज़िंदगी जी चुका है, उसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट आए हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं जहाँ पे उस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आए हैं जहाँ पे उसने अपने आप को दबाया है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं जहाँ पे वो आउटबर्स्ट हुआ है। आप भी जानते हैं कि होम्योपैथी का इलाज सिर्फ शरीर को देख के नहीं होता या सिर्फ फिजिकल सिम्टम पे नहीं होता, उसके लिए मेंटल सिम्टम भी उतना ही ज़रूरी है। तो समझिए, एक बुजुर्ग आदमी है जिसका इंसल्ट हुआ है, अब वो अपने इंसल्ट को दबा के रखा हुआ है, ठीक है? तो उसे आप उसके पेरेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पे नहीं दे सकते। समझिए, उसका पेरेंट, पापा, उसके डैड आर्सेनिक के हैं, तो इस अवस्था में सप्रेस्ड एंगर में आप आर्सेनिक नहीं, आपको स्टेफिसेग्रिया देना पड़ेगा। सो जो इंसान जिंदगी के उतार चढ़ाव जी चुका है या वहाँ से गुजर चुका है, उसमें बहुत सारे इमोशन का आदान प्रदान हुआ है, बहुत सारे इमोशन चेंज हुए हैं, बहुत सारे इमोशन जनरेट हुए हैं। और ऐसी अवस्था में सिर्फ पेरेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड होना, ये इस ऐसी अवस्था में फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो महद अली, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टेक्निक इन ओल्डर पर्सन। दूसरा सवाल है मिस्टर वसंत मंडल की तरफ से। गुड आफ्टरनून डॉक्टर संजय, व्हेन यू डिस्कस होम्योपैथिक मेडिसिन प्लीज़ एडवाइज ड्रग पोटेंसी, डोजेज प्लस हाउ लॉन्ग टू टेक, थैंक यू। वसंत मंडल जी ने पूछा है
कि डॉक्टर संजय, जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो ड्रग किस पावर में दवा देनी है उसके बारे में बताइए, उसके कितने डोज देने हैं उसके बारे में बताइए, और कब तक देना है। दोस्तों, मैंने सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी पे एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो ज़रूर देखिए, और वसंत जी को भी मैं कहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने काफ़ी हद तक समझाया है चीज़ों को कि कब आपको हाई पोटेंसी देना है, कब लो पोटेंसी देना है, किन किन सिचुएशन में आपको हाई पोटेंसी फेवरेबल होगा और किन किन सिचुएशन में लो पोटेंसी फेवरेबल होगा। दूसरा लिखा है कितने डोज देना है, प्लस हाउ लॉन्ग। किसी भी पेशेंट को आप जब पहला डोज देते हैं तो बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है। उस रिएक्शन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। अगर ऐसा रिएक्शन सेट हो चुका है जिससे फर्दर चेंजेस आ सकते हैं तो आप इंतज़ार करिए उसका। वसंत जी, ये अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। इसको हम एक फॉर्मूला या पैटर्न में फिक्स नहीं कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, इट इज़ एग्जाम्पल। मेरे पास एक केस आया था, एक पेशेंट ने रेफ़र किया, एक शुगर का केस था और एक बुज़ुर्ग महिला थी। उसका केस लिया तो स्टार्ट में वो औरत बहुत कम बोली। धीरे 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 मैं उससे बात करने लगा, बातों में डीप जाने लगा उसके केस में, और एक सिचुएशन ऐसा आया कि वो उसकी आंखों से पानी आ गया और वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। मैंने केस वहीं रोक दिया, उसके रिलेटिव उसको घर लेके गए, और जिसने मुझे केस भेजा था उसने पूछा, सर आपसे क्या बात हुई? मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि वो औरत अभी भी रो रही है, जोर जोर से रो रही है घर में। घर के सब लोग सरप्राइज थे। दोस्तों, ये एक दुख था उस औरत को, और वो दुख इतनी गहराई तक डूबा हुआ था, इतनी गहराई में था उसके अंदर कि उसे सिर्फ सवाल पूछ के उसको उस गहराई से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। धीरे 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 उस गहराई में जाके उस सवाल को निकालना था, और जब वो निकला तो एक जैसे ऐसे सागर फूट जाता है ना, पानी का झरना फूट जाता है, इस तरीके से उसके इमोशन फूट पड़े। ठीक इसी तरह आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, पोटेंसी होती है, जब आपको लगे कि वो उस गहराई को टच कर रहे हैं और वो खींच के इमोशन को बाहर लेके आएंगे, तब उसका वेट करिए, आप इंतज़ार करिए, क्योंकि पहला डोज जब काम कर रहा होता है उसी समय दूसरा देंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वेट फॉर दैट। अगर चीज़ें सुपरफिशियल हैं, ऊपरी हैं, तो आप दे सकते हैं फटाफट डोज, लेकिन अगर वो बहुत डीप है, क्रॉनिक है, तो उसको एक्ट करने दीजिए, रिपीट मत करिए। और कब तक लेना है? नो, ये कोई होम्योपैथ नहीं कह सकता कब तक लेना है, क्योंकि उसके इमोशन की गहराई कितनी है, हर एक पेशेंट का इमोशन कितना गहरा है, वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट का डिफर होता है, अलग अलग होता है। सो उसे मैं एक सारे पेशेंट को एक बंधन में कैसे बांध दूं? मैं यहां पे आपको जज करना है, ठीक है। तीसरा सवाल है सोहेल खान। उन्होंने ग्रेफाइटिस वीडियो पे एक सवाल पूछा है, ग्रेफाइटिस 30 का फर्स्ट डोज लेने के बाद थोड़ा आराम हुआ, सेकेंड डोज दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कितने टाइम बाद? मिस्टर सोहेल,
पहला डोज आपने ग्रेफाइटिस का दिया है, उससे आराम है, आप दूसरे डोज की क्यों सोच रहे हैं? दवा को पूरा काम करने दीजिए। जब तक दवा काम कर रही है तब तक उसे करने दीजिए। ग्रेफाइटिक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। जब जब तक आपको ये लगे नहीं कि पहला डोज एग्जॉस्ट हो चुका है, तब तक सेकेंड डोज मत दीजिए। ओके। और ग्रेफाइटिस के ही वीडियो पे अगला सवाल है राममूर्ति जी का। उन्होंने पूछा है, सर कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेफाइटिस लो पोटेंसी में काम नहीं करती, क्या ये ठीक है? जी नहीं। ग्रेफाइटिस लो पोटेंसी में हो या हाई पोटेंसी में, दवाइयों को पोटेंडाइज किया जाता है, डायनामाइज किया जाता है। हर एक पोटेंसी का अपना पावर होता है, और जब कोई डायनामिक चीज आपके शरीर में जाएगी तो इट विल इफेक्ट। क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? अगर किसी ग्रेफाइटिस पेशेंट का वाइटलिटी बहुत ज़्यादा लो है तो आपको लो पोटेंसी ही देना है। हाई पोटेंसी से सीवियर एग्रेवेशन हो सकता है। हमारे बहुत सारे पायोनियर्स हैं जिन्होंने लो पोटेंसी में ऐसे बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं, जैसे डॉक्टर क्लार्क हैं, डॉक्टर बोरिक हैं। इन्होंने लो पोटेंसी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था, बहुत ज़्यादा जोर डाला था। तो ये कहना कि लो पोटेंसी में ग्रेफाइटिस काम नहीं करेगा, ये एक मिथ्या है, भ्रम है। ओके। अगला सवाल है मिस्टर RRD। आई डोंट नो फुल नेम, लेकिन वहाँ पे RRD ही लिखा था। इन्होंने लिखा है, वेरी ट्रू, बट यू नीड टू प्रिंट अ बुक। वंडरफुल ड्रग पिक्चर विल बी लॉस्ट इन द नेट अदरवाइज। थैंक यू RRD। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखूं जो मेरे डॉक्टर दोस्त और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं होम्योपैथी में, उनके लिए इतनी सरल भाषा हो कि बड़े आराम से समझ में आ जाए, बहुत ही इजीली। क्योंकि होम्योपैथी को समझना रियली इट इज़ वेरी टफ जॉब, और समझ लिए तो ये उतना ही आपको रिवार्ड भी दिलाती है। और सच पूछो तो मैं इस एक किताब लिख भी रहा हूँ। पता नहीं आपको ये दिमाग में कैसे आया। आई एम ऑन द वे। ओके मिस्टर RRD, थैंक यू माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केतकी मूथा। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, यू मेड इट टू इजी एंड सिंपल। यू कीप मेकिंग मोर वीडियोज। यस केतकी, आई विल। इन्होंने पूछा है कि बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, इसी तरह और आप और भी वीडियो बनाइए। ज़रूर बनाऊंगा केतकी जी। मैं चाहता हूं कि जो तकलीफ़ें हम लोग शुरुआती दौर में गुजरे हैं, जिन तकलीफ़ों से, उन तकलीफ़ों से आगे आने वाले समय में मेरे जो यूथ हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स या स्टूडेंट, उन तकलीफ़ों का सामना न करें। मैं हिंदी मीडियम से था दोस्तों। काफ़ी टफ जॉब मुझे करना पड़ा होम्योपैथी को समझने में। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती बट स्टिल आई फेस्ड। और मैं नहीं चाहता कि मेरे दूसरे भाई बंधु इस परेशानी को झेलें। ज़रूर बनाऊंगा वीडियोस आगे भी। थैंक यू केतकी। और अगला सवाल है विवेक चंद्रा का। सर इग्निशिया का डोज कितने पोटेंसी में स्टार्ट करें? इनके कई सारे सवाल हैं। पोटेंसी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है विवेक जी,
वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कब लो पोटेंसी देनी है, कब हाई पोटेंसी। इनका दूसरा सवाल है, हाउ मेनी ड्रॉप्स। विवेक जी, इग्निशिया का एक ड्रॉप भी दे देंगे ना आप, तो वो एक डोज के बराबर है। इट इज़ नॉट नीडेड टू गिव 5 और 10 ड्रॉप्स और 4 ड्रॉप्स। सिंगल ड्रॉप इज सफिशियंट, बशर्ते ये दवा लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आप कुछ खाए पिए ना हो। ये याद रखिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ एम्प्टी स्टमक बहुत अच्छा काम करती हैं। इन्हीं का अगला सवाल है, एट व्हाट इंटरवल, कितने देर बाद फिर से देना है। मैंने इसके पहले ही समझाया कि जब तक पहले डोज का एक्शन एग्जॉस्ट ना हो तब तक दूसरा डोज मत दीजिए। और इन्हीं का अंतिम सवाल है, एंड फॉर अबाउट हाउ लॉन्ग, और कब तक डोज देना है। कब तक देंगे? जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन दूसरा डोज तभी ही देना है विवेक जी, जब पहला डोज का एक्शन खत्म हो चुका हो, एग्जॉस्ट हो चुका हो, तभी ही दीजिए। और ये आपके ऑब्जर्वेशन पे है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये अपेक्षा मत करना कि ये कोई रूल बना के कोई आएगा कि इसके बाद दूसरा डोज कब देना है, तीसरा कब देना है। इट इज़ नॉट। ये आपके अनुभव और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। ठीक है। जहाँ तक पोटेंसी सिलेक्शन की बात है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, एक नया चीज़ मैंने शुरू किया है। ऐसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बोलूँगा, लेक्चर दूंगा, आप सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर जो आपका इंटरेक्शन होता है ना, जो सवाल होता है, जो कन्फ्यूज़न होता है, या जो मशवरा होता है, जो राय होता है, वो हम एक दूसरे से शेयर करें। और किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता है, शेयर होता है ना, तो आदमी हल्का हो जाता है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। कई बार आप लोगों से मैं काफ़ी कुछ सीखूंगा, और मेरे पास जो है वो तो मैं दूंगा ही। इसी तरह आदान प्रदान चलता रहेगा। ये मेरा पहला एफर्ट है इस तरह का। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इस तरह के वीडियो मैं आगे बनाना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को ये अच्छा लगा? प्लीज़ डू कमेंट। ओके, थैंक यू।